हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं पूजा एकेडमी में। और आज की क्लास हमारी होने वाली है चीफ की दावत कहानी की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने जो भी इसके लाइन टू लाइन इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बने थे वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उस क्लास को भी आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूजीसी नेट जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट है वही मैं लेकर आती हूँ और वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको भी मेरे ये हैंड रिटन नोट्स पसंद हैं तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास शुरू हम महत्वपूर्ण पंक्तियों की। तो चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है और ये 1956 में लिखी गई थी। और इसके क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं तो काफ़ी आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। तो पंक्तियाँ इसकी पूछी जा सकती हैं, कई बार सीक्वेंस में लगानी पंक्तियाँ आ जाती हैं और कई बार ये पूछ ली जाती हैं पंक्ति देकर कि ये कौन सी कहानी की पंक्तियाँ हैं। तो सबसे पहली जो पंक्ति है आज हमारी, मिस्टर सोमनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेहिस्त हाथ में थामे हुए और एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि सोमनाथ इसका मुख्य पात्र है और उसकी पत्नी होती है और एक उसकी माँ होती है। तो वो चीफ की दावत कहानी का नाम जैसे कि हम जानते हैं, चीफ को अपने बॉस को उसने दावत दी थी अपने घर में और उसी के लिए वो पति पत्नी दोनों तैयारियों में लगे हुए थे। और सोमनाथ बार बार सिगरेट फूके जा रहा था, टेंशन में कि कहीं पर कोई कमी ना रह जाए सजावट में या दावत में। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं सोमनाथ के बारे में। तो नेक्स्ट है छोटी सी पंक्ति है, बाई चांस पूछ ली जाए कि आखिर 5 बजते बजते तैयारियां मुकम्मल होने लगी थी। कि जब वो तैयारियों में लगे हुए थे सोमनाथ और उसकी पत्नी, तो शाम के 5 बजते बजते कुल मिला के जो उनकी तैयारियां थी वो मुकम्मल होने लगी थी, यानी पूरी हो गई थी। तो ये भी लेखक की पंक्तियां हैं। तो नेक्स्ट है, तभी सोमनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई, माँ का क्या होगा। तो ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बाई चांस पूछ ली जाए तो इसमें सोमनाथ का नाम भी आया है। जैसा कि आपने चीफ की दावत पढ़ी ली होगी या पढ़ी होगी पहले या क्वेश्चन आंसर करे होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो सोमनाथ नाम आया है इसमें, तो अड़चन खड़ी हो गई थी उसकी माँ। तो ये सोमनाथ की पंक्तियाँ, लेखक की पंक्तियाँ हैं सोमनाथ के बारे में। तो क्योंकि उसको एकदम से अपनी माँ का याद आया कि माँ का क्या करेंगे, क्योंकि जो भी सामान था घर का वो अलमारियों में और पलंगों के नीचे वो सारा छुपा चुके थे। लेकिन बाद में जैसे ही एकदम से माँ का ख्याल आया तो उनको लगा कि माँ का क्या करेंगे, माँ का क्या होगा, यानी कि माँ को कहाँ छिपाएंगे। तो एक तरह से ये जाहिर होता है पंक्ति में। तो नेक्स्ट है, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर में भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे और कल आ जाए। तो ये पंक्तियां हैं सोमनाथ की पत्नी की, जो उसकी माँ के लिए वो कहती है कि पीछे जो इनकी सहेली है, विधवा सहेली, उसी के घर में इनको भेज दो। तो ये नेक्स्ट पंक्ति हमारी है, नहीं मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो, पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए, मेहमान कोई 8 बजे आएंगे, इससे ही अपने काम से निबट ले। तो ये सोमनाथ की पंक्तियां हैं जो अपनी पत्नी को कहता है, उसकी विधवा सहेली के घर में अपनी माँ को नहीं भेजना चाहता था और वो कहता था कि 8 बजे से पहले माँ को कहो कि आज खाना खा ले जल्दी और जल्दी अपनी कोठरी में चली जाए। तो ये सोमनाथ की पंक्तियां हैं। तो नेक्स्ट है, जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लग गई तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो ये सोमनाथ की पत्नी की पंक्तियां हैं, वो सो गई तो यानी कि माँ सो गई तो, क्योंकि वो खराटे बहुत लेती थी और खराटों की आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती थी। और साथ में उन्होंने बरामदे में, जैसा कि हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, बरामदे में उन्होंने साज सजावट जो भी की थी और खाने का इंतज़ाम उन्होंने बरामदे में किया था और बैठक में उन्होंने ड्रिंक का इंतज़ाम किया था। तो ये सोमनाथ की पत्नी की पंक्तियाँ हैं। तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि माँ खराटे लेती थी, इस बात से आप पहचान जाएंगे। नेक्स्ट है, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। तो ये सोमनाथ की पंक्तियाँ हैं, वो कहता है कि अच्छी भली माँ भाई के पास जा रही थी,
लेकिन उसकी पत्नी ने अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी और उसको वहाँ पे उसके भाई के घर नहीं जाने दिया। तो ये सामनाथ की पंक्तियाँ हैं। तो नेक्स्ट है, और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, और फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। तो ये फिर सामनाथ की पंक्तियाँ उसकी माँ को वो समझाता है कि माँ आज मेहमान आएंगे, चीफ और उसके दोस्त, तो तुम पहले बरामदे में बैठ जाना। उसकी बरामदे में कुर्सी लगा देते हैं वो, और फिर उसको जब उसके दोस्त वहाँ पर आने वाले थे तो उसने अपनी माँ को कहा तुम फिर गुसल खाने में चली जाना और गुसल खाने से रास्ते बैठक में चली जाना। तो ये सामनाथ की पंक्तियाँ हैं, उसकी माँ को समझाते हुए कहता है। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, क्या करूँ बेटा मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस तक नहीं ले सकती। तो ये सामनाथ की माँ की पंक्तियाँ हैं, क्योंकि वो कहती है कि जब से मैं बीमारी से उठी हूँ, बीमारी का कोई ऐसा जिक्र नहीं किया था कि कौन सी बीमारी थी, बस ये वो बात बोलती है कि वो कहते हैं ना कि वो सोने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से खराटे लेती थी, तो उसी का जवाब दे रही है कि क्या करूँ बेटा, यानी उसके बस की बात नहीं थी, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती, इसलिए मुंह से सांस लेती है और खराटों की आवाज़ घर में गूंज जाती थी। तो ये सामनाथ की माँ की पंक्तियाँ हैं। तो नेक्स्ट है, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लेना और पहन के आओ तो ज़रा देखूं। तो वो अपनी माँ को कहता है कि माँ तुम क्या पहनोगी आज। तो अपनी माँ को सजेस्ट करता है कि तुम सफ़ेद कमीज पहन लेना और सफ़ेद सलवार। तो वो पहन के भी आती है बाद में, तो वो देखने के लिए इंतज़ार करता है अपनी माँ का। तो ये सामनाथ की पंक्तियाँ हैं अपनी माँ के लिए। नेक्स्ट है, अगर चीफ का साक्षात्कार माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। तो ये वो पंक्ति वो अपनी पत्नी से डिस्कस कर रहा होता है कि कहीं चीफ के सामने माँ आ गई तो क्या होगा। तो ये चिंता उसको सताई जा रही थी, अपने मन में पहले ही वो लज्जित फील करने लग जाता है। तो ये सामनाथ की पंक्तियाँ हैं। तो माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली, छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ सा शरीर और धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे बाल झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप गए थे और पहले से ही कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। तो ये माँ के बारे में है, जब उसका बेटा कहता है कि सफ़ेद सलवार और कमीज पहन कर आओ तो वो पहन के आ जाती है। तो उसी के बारे में ये लेखक की पंक्तियाँ हैं, जो उसकी माँ के जब वो वाइट कलर का यानी सफ़ेद रंग का कमीज पहन के आती है तो उसके बारे में बताया कि उसका लुक कैसा लग रहा था। तो नेक्स्ट है, सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। तो इसके बाद सामनाथ कहता है कि माँ, क्योंकि उसकी ड्रेस तो ठीक हो गई थी, कहता कुछ जेवर कुछ चूड़ियाँ वूड़ियाँ हैं तो वो भी पहन लो। फिर वो इस बात का जवाब देती उसकी माँ की सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। तो ये उसकी सामनाथ की माँ की पंक्तियाँ हैं। तो यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो ना कि जेवर नहीं है बस। तो इसमें पढ़ाई वढ़ाई का क्या तवल्लुक है, जो बिका है सो कुछ कर बन कर ही आया हूँ। जो कुछ मतलब उसकी माँ ने कुछ भी बेचा था अपने गहने, तो कुछ वो बनकर ही आया है, निरा लडूरा तो नहीं लौट आया हूँ, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। तो सामनाथ को थोड़ी सी बुरी लगी ये बात, तो इसलिए वो अपनी माँ को क्लैरिफिकेशन देता है इन पंक्तियों में कि मैं पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा आदमी ही तो बन गया हूँ, मतलब कि बिल्कुल ऐसे खाली निरा नालायक तो नहीं बना, तो मैंने जितना दिया उसका दुगना ले लेना, अपनी माँ को कहता है। तो ये सामनाथ की पंक्तियाँ हैं। तो फिर है कि मेरी जीभ जल जाए बेटा तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो हो गया होता है तो लाख बार पहनती, जो होते तो लाख बार पहनती। तो ये उसकी माँ बोलती है कि मेरी जीभ जल जाए बेटा तुमसे थोड़ी जेवर लूँगी मैं, तो मुंह से यूं ही निकल गया, होते तो मैं ज़रूर पहन लेती, लाख बार पहन लेती होते तो ये माँ की पंक्तियाँ हैं। तो नेक्स्ट है, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना, अगर साहब इधर आ भी निकले तो कोई बात पूछे तो ठीक से बात का जवाब देना। तो वो अपनी माँ को समझाता है, पहले ही जैसे उसकी प्रैक्टिस करवाता है, अगर साहब उसके चीफ साहब अगर बरामदे में आ जाएं और बरामदे में उसकी माँ बैठी हुई थी तो तुम अच्छे से जवाब दे देना, अगर उसका चीफ कुछ भी पूछे तो आप देखते ही पता कर सकते हैं कि ये पंक्ति कौन सी कहानी की है। तो ये सामनाथ की पंक्ति है और ये हमारी चीफ की दावत कहानी की पंक्तियां हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है, एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। तो यहाँ पर लेखक कहता है क्योंकि उन्होंने जो ड्रिंक की यानी जो भी वाइन
कि जो उन्होंने प्रबंध किया था वो बैठक में किया था और बरामदे में वो खाना खाने वाले थे। तो नेक्स्ट है, साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं। जो चीफ साहब की जो भी वाइफ थी और जो उसके देसी अफसर थे उनकी वाइफ भी आई हुई थी, कोई 10-11 के करीब वो लोग थे या 8-10 के करीब लोग थे। तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि बाई चांस पता ना चले कि साहब को विस्की पसंद आई थी, यानी कि चीफ की दावत की बात हो रही है। तो नेक्स्ट है, दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार पहने और पाउडर की महक से ओत प्रोत और कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। तो ये वो पंक्तियाँ हैं जब वो सारे जो सामनाथ का दोस्त है चीफ, उसका बॉस और उसके जो भी मित्र थे वो सब उसके घर में दावत के लिए आ चुके थे। और वो सब जैसा कि रोब सामनाथ दफ्तर में रखता था तो वैसे ही शान उसके घर पे भी नज़र आई थी। और उनकी स्त्री काला गाउन, तो ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। उनकी स्त्री मतलब कि जो चीफ थे उनकी जो स्त्रियां थी, जो अफसर थे, उन्होंने काला गाउन पहना था, क्योंकि मैंने लास्ट जब क्वेश्चन आंसर करवाए तो सामनाथ की पत्नी के लिए काला गाउन लिख दिया था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे क्योंकि इसमें उसकी पत्नी का नाम नहीं लिख रखा, किसी का नाम नहीं बता रखा, सिर्फ स्त्री कह के ही संबोधित किया गया है। तो ये काला गाउन पहनती है उनकी स्त्रियां, यानी कि जो चीफ थे और उनकी जो देसी अफसरों की वाइफ थी उन्होंने काला गाउन पहना था और गले में सफ़ेद मोतियों की माला हार पहना हुआ था और पाउडर से वो महक रही थी। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं जब वो सब आ जाते हैं सामनाथ के घर पे। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा और माँ के गहरे खराटों की आवाज़ आ रही थी। तो ये वाली बात है कि उसकी माँ को बरामदे में बैठाया गया था कुर्सी पे। पहले वो ड्रिंक करेंगे बैठक में और फिर बरामदे में खाने के लिए आएंगे। तो जैसे वो बरामदे में आते हैं उसकी माँ की कुर्सी पे बैठी हुई थी, लेकिन वो सो चुकी थी गहरी नींद में, क्योंकि आखिर बूढ़ा इंसान है कब तक जागेगा। और बूढ़े इंसान जो भी होते हैं जल्दी खाना भी खा लेते हैं और उनको जल्दी नींद भी आ जाती है। तो ऐसा ही सामनाथ की माँ के साथ भी हुआ कि उसको जल्दी नींद आ गई और वो खराटों में झूलने लगी कुर्सी पर। कहीं उसके पैर हिल रहे थे और कहीं पर उसके हाथ लटक रहे थे। तो ऐसे ही वो बिल्कुल बरामदे में जैसे ही सामनाथ पहुंचा तो एकदम से वो लड़खड़ा गया, एकदम से ठिठक गया उसका मन, जैसे तो एकदम से असहाय हो गया था सामनाथ उस दृश्य को देखकर, क्योंकि उसकी माँ हमेशा की तरह गहरे खराटे लेने लगी थी। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं सामनाथ के बारे में। तो नेक्स्ट है, माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था और दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। तो जैसे ही वो सब आए वहाँ पर, तो जो भी उसके चीफ की पत्नी थी और जो देसी अफसरों की पत्नियाँ थी वो इस दृश्य को देखकर सब हंसने लगी थी। तो जैसे ही उसकी माँ एकदम से उनकी आवाज़ को सुनकर एकदम से उठ गई थी। तो ये उसी बात का वर्णन किया गया है। तो उसकी माँ का क्या बिहेवियर था और वो अपने हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगी थी, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं था। जैसे तो उसने एक हाथ करके ही आगे नमस्ते करना चाहा, क्योंकि एक हाथ में उसने माला पकड़ी हुई थी, जपने वाली माला। तो लेखक माँ के बारे में बता रहा है। तो इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया और माँ और भी घबरा उठी। तो चीफ ने उसकी माँ की तरफ अपने हाथ को, दायां हाथ मिलाने को आगे की तरफ किया। तो माँ इस बात को देखकर और भी घबरा गई, क्योंकि वो इम्बैलेंस हो गई थी। क्योंकि उसके जो बेटा था सामनाथ, उसने उसको पहले ही इतनी बातों से भर दिया था कि वो बिल्कुल ही रिलैक्स फील ही नहीं कर रही थी उसकी माँ। तो वो मन में कुछ सूझ ही नहीं पाई, सूझ ही नहीं हुई उसको कुछ भी कि नमस्ते करूँ कि हाथ मिलाऊं, यानी कैसे उसको नमस्ते करूं। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं माँ के बारे में। तो नेक्स्ट है, इस बात की ओर न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, क्योंकि एमपी सेट का
जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 1 मार्च 2026 को, उसकी आंसर की भी आ चुकी थी और मैं अपने चैनल पे वो एमपी सेट के जो भी क्वेश्चन थे वो करवा चुकी हूँ। तो ये वाली इम्पोर्टेंट पंक्ति है। तो ये सामनाथ की पंक्ति थी। एकदम से वो अपनी वाइफ की तरफ घूम के कहता है कि माँ का क्या होगा। जैसे तो पूरी प्रॉब्लम है उनके लिए माँ ही बनी हुई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्या पता अब की बार नेट में पूछ ली जाए। तो नेक्स्ट है, कहो माँ मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो तभी सामनाथ जैसे ही वो उसका चीफ हाथ मिलाने के लिए माँ की तरफ बढ़ाता है, तो माँ की तरफ से एकदम से बोलता कि माँ कहो चीफ साहब को कि मैं ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ। तो ये सामनाथ की पंक्ति है। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है, पर हाथ कैसे मिलाती, दाएं हाथ में तो माला थी और घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे और देसी अफसर की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो माँ ने चीफ की तरफ अपना घबराहट के कारण बायां हाथ ही साहब की तरफ कर दिया, क्योंकि एक हाथ में उसके माला पकड़ी हुई थी और उसको कुछ भी नहीं सूझा। अपना बायां हाथ ही साहब की दाएं हाथ में रख दिया हेलो करने के लिए। तो लेखक की पंक्तियां हैं माँ के बारे में। तो सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लज जाती है। तो ये सामनाथ की पंक्तियां हैं। वो अपने चीफ को आंसर देता है उस बात के बारे में कि उसकी माँ उनसे अच्छे से मिल नहीं पाई थी। ज़्यादा तो वो सामनाथ की वजह से घबरा रही थी मेरे ख्याल से। सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। तो ये चीफ साहब की मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, आ सकती हैं कि सच मुझे तो गांव के लोग बहुत पसंद है। तो ये चीफ साहब की पंक्तियां हैं। तो सामनाथ अपनी माँ से इतना लज्जाता था, पर चीफ ने तो उसकी माँ को ज़्यादा इज्जत दी और सामनाथ के सारी बातों पर पानी सा फेर दिया एक तरह से। उसके बेटे से तो अच्छा वो चीफ साहब था। तो नेक्स्ट है, वाह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारा दे। तो वो सामनाथ उसका बेटा कहता है कि जब वो कहता ना चीफ की उसको गीत या नाच जानती होगी ये गांव के फोक सॉन्ग, क्योंकि उसको पसंद थे। तो वो अमरीकी था, क्योंकि वो फॉरेन का था, रहने वाला अंग्रेज था। तो वो भारत के कल्चर को पसंद करता था इसलिए। तो उसका बेटा सामनाथ कहता है कि कोई बढ़िया से टप्पे सुना दो, पत्थर दो पत्थर अनारा दे। तो माँ बैठ गई और क्षीण और दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। तो एक गीत सुनाया था माँ ने इस कहानी में। तो गीत भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो कहती है वो कि हरियाणी माए हरियाणी पैणे हरिया ते पागी परिया है। तो ये पंजाबी का गीत है, पुराना गीत। तो ये उसने सुनाया था। तो गीत को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाएगा पंक्ति में ये कि किस कहानी की ये गीत है। तो ये लेखक की पंक्तियाँ थी माँ के लिए। तो नेक्स्ट है कि तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है। तो सब तालियां बजाने लगे थे माँ के उस गीत के बाद, सब खुश हो गए थे जो भी मेहमान आए हुए थे। तो चीफ साहब फिर से और पूछता है कि पंजाब के गांव में दस्तकारी क्या है, वहाँ की जो फेमस। तो चीफ साहब की ये पंक्तियाँ हैं। तो सामनाथ फिर जवाब देता है कि लड़कियाँ गुड़िया बनाती हैं कपड़ों की, तो और फुलकारियाँ बनाती हैं। फुलकारियाँ यानी कि जो दुपट्टों पे धागे से जो कढ़ाई बनाई जाती है ना, जो बहुत ही दुपट्टा धागे की कढ़ाई के कारण बहुत भारी हो जाता है और बहुत ही कलरफुल धागों से वो कढ़ाई बनाई जाती हैं, यानी फुलकारियाँ बनाई जाती हैं, फूल से बनाई जाती हैं। तो उसी की ये बात बारे में सामनाथ बताता है और ये पंजाब में बनाई जाती थी दुपट्टों के ऊपर। तो साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। तो उस टाइम पे सामनाथ अपनी माँ को कहता है कि माँ तुम्हारे पास कोई फुलकारी है क्या पुरानी। तो उसकी माँ तुरंत उठकर चली जाती है वहाँ पर फुलकारी लेने के लिए कमरे में, और साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी और फटी भी हुई थी। तो उसका जो साहब था चीफ बड़ी ही रुचि से इंटरेस्ट से उसको देखने लगा, चाहे फटी भी हुई थी। तो ये लेखक की पंक्तियाँ हैं चीफ साहब के बारे में। तो यह फटी हुई है साहब, मैं कोई नई बनवा दूंगा और माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना। तो ये सामनाथ की पंक्तियां हैं, क्योंकि वो फुलकारी पुरानी भी थी और फटी हुई थी। तो साहब के लिए, अपने चीफ साहब के लिए वो माँ को एक नई फुलकारी बनाने के लिए कहता है इन पंक्तियों में। तो फुलकारी से आप पता कर सकते हैं, बाई चांस फुलकारी वर्ड आ गया या माँ आ गया या सामनाथ, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सामनाथ की कहानी
ये चीफ की दावत कहानी से ये पंक्तियाँ हैं। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे, आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं आते थे। तो ये उस टाइम की बात हो रही है जब वो सब फुलकारी की बात करने के बाद खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो माँ उठते ही वहाँ से, उनके थोड़ा हाथ दूर होते ही माँ उठ के अपनी कोठरी में तुरंत चली जाती है और एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। कभी दुपट्टे से आंसुओं को पोंछने लग जाती है और उसके आंसू इतने बढ़ गए थे कि वो बरसात की तरह बहने लगे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ये लेखक कहता है माँ के बारे में। तो माँ पे क्या असर हुआ, जैसे तो गुबार भरा पड़ा था माँ के, एकदम से वो सारा मन का गुबार बाहर आंसुओं के रूप में निकल आया था, क्योंकि माँ इमोशनल हो गई थी और डर भी गई थी काफ़ी। तो नेक्स्ट है, आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। तो ये लेखक की पंक्तियाँ हैं, जो भी सारे मेहमान थे आधी रात के करीब वो गए थे सभी। ओ अम्मी तुमने तो आज रंग जमा दिया, साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ, ओ अम्मी ओ अम्मी। ये वही सामनाथ है जो पूरी प्लानिंग कर रहा था अपनी माँ को छिपाने की, इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहता था वो सामनाथ से। अगर वो इंट्रोड्यूस करवाता तो उसकी माँ पहले ही रंग जमा चुकी होती, जैसी मैंने कहानी पढ़ी है उसमें ऐसा ही है। तो फिर वो इतना खुश होता कि ओ अम्मी तुमने तो रंग जमा दिया। तो साहब इतना खुश हो गया, सिर्फ माँ और किसी चीज़ से इतना खुश नज़र नहीं आया जितना कि वो माँ की फुलकारी से नज़र आया। तो ये सामनाथ की पंक्तियाँ हैं। जब लास्ट में सब चले गए थे तो आधी रात को वो अपनी माँ के कोठरी में आता है मिलने के लिए। तो बेटा तुमने मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। तो माँ जब वो बैठी बैठी अकेले रो रही थी अपनी कोठरी में, अपने आंसुओं को पोंछ रही थी काफ़ी देर से, तो फिर बाद में अपने बेटे को कहती कि बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, तो मैं अब परमात्मा में अपना टाइम बिताना चाहती हूँ। तो ये माँ की पंक्तियाँ हैं। तो इस कहानी में हरिद्वार और पंजाब का नाम आया है, तो ऐसे इन शहरों के भी नाम आपको याद रखने हैं। तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा अपनी माँ को अपने पास नहीं रखना चाहता, तो उल्टा अपनी माँ को डांटने लग जाता है सामनाथ कि तुम सोचती हो कि मेरी बदनामी हो जाए कि मैं अपनी माँ को रख नहीं सकता। तो ये सामनाथ की पंक्तियाँ हैं। माँ तुम मुझे धोखा दे के यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी क्या, जानती नहीं साहब खुश होगा और तो मुझे तरक्की मिलेगी। तो ये ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ कहती है कि कैसी तरक्की होगी। फिर वो सामनाथ की पंक्तियाँ हैं ये। तो कहता, चीफ की दावत कहानी में पंजाब और हरिद्वार शहरों के नाम आए हैं। तो पंजाब के लोक गीतों की और फुलकारी कलाकृतियों का वर्णन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिया था क्योंकि बाय चांस पूछ लिया जाए। तो ये पंक्तियाँ सामनाथ की थी कि माँ तुम मुझे धोखा दे के चली जाओगी क्या। तो नेक्स्ट है, बरामदा तालियों से गूंज उठा और साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं करते थे। तो सामनाथ की खींच प्रसन्नता में और गर्व में बदल गई थी, मानो पार्टी में नया रंग भर दिया गया था। तो बाद में जब चीफ खुश हुआ तो उसका बेटा सामनाथ भी खुश हो गया था अपनी माँ से। तो ये लेखक की पंक्तियाँ हैं, जो पार्टी में तालियां बजी थी जो उसकी माँ के लिए, तो ये वही सीन की बात हो रही है। नेक्स्ट है, मैं न पढ़ी हूँ न लिखी हूँ बेटा, तो मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, तो वह नहीं पूछेगा। तो उसकी माँ बहुत डर जाती है जब वो उसको समझा रहा होता है कि चीफ तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम अच्छे से जवाब देना। तो वो उसकी माँ कहती कि मैं पढ़ी भी नहीं हूँ लिखी भी नहीं हूँ बेटा, कैसे जवाब दूंगी, तो तुम बता देना कि मैं तो अनपढ़ हूँ। तो ये उसकी माँ की पंक्तियाँ हैं। तो माँ चुपचाप अंदर चली गई और पुरानी फुलकारी उठा लाई। तो ये उस वक्त की बात है, छोटी सी पंक्ति है, बाई चांस पूछ ली जाए कि जब वो फुलकारी के बारे में उसका चीफ साहब पूछता है तो माँ चुपचाप अंदर चली गई थी। जब उसके बेटे ने कहा कि क्या माँ तुम्हारे पास कोई फुलकारी है, तो वो उठा ले आई थी। तो लेखक की पंक्तियाँ हैं सामनाथ की माँ के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 43 के करीब हमारी पंक्तियाँ हो चुकी हैं इस कहानी की। क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ और एक भी क्लास को आप मिस मत करो क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्या पता एक कहानी से 2 क्वेश्चन आ जाए या 3 भी आ सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए आप इनको डेली क्लास को अटेंड कीजिए क्योंकि जोन काफ़ी दूर नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट कहानी
के क्वेश्चन आंसर लेके जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो तब तक के लिए थैंक्स।